सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली। दोस्तों यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यहां पर देखने वाले हैं आप सभी के लिए। दोस्तों यहां पर मैं ले करके आया हूं लगभग आज भी आपके 50 प्रश्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, 50 प्रश्न होंगे और आपका आज का समझ लीजिए मॉक टेस्ट है। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले दोस्तों बताए जा चुके हैं, बस आपको आजमाना है दोस्तों, ठीक है ना। आपको आजमाना है यहाँ पर कि आप 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न कर सकते हो, कितने प्रश्न करने की क्षमता होती है आप सभी में। जैसे कि आपको पता है पिछले दिन अभी कल रिसेंटली बैक डे में हमने एक हिंदी का मॉक टेस्ट लिया था जिसमें 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने 49 क्वेश्चन तक किए दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने 49 क्वेश्चन तक किए, काफ़ी सारे लोगों ने 45 किए। तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर कह सकते हैं हाँ था। लेकिन हाँ, जिनका भी 45 के नीचे था उनको अभी मेहनत करने की पूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपनी मेहनत को बिल्कुल कम मत करिएगा, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कम मत करिएगा, तैयारी में ज़ोर तौर से जुटे रहिएगा। चूँकि दोस्तों आपका लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद तो आप फिर सीधे अपनी तैयारी करेंगे, आप टीचर लेवल की या टेट करेंगे, सी-टेट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों शांति शिक्षा के सतत प्रयास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि जैन धर्म में हिंसा को व्यक्त किया गया है। जैन धर्म में हिंसा को व्यक्त किया गया है दोस्तों काषाय में, अयत्नाचार में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर जितने भी साथी हमारे पहले से दे रहे हैं अयत्नाचार और अक्काचार दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि कहता है कि भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ माने गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ माने गए हैं। तो कितने पुरुषार्थ, जितने भी साथी 4 पुरुषार्थ दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट, सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 पुरुषार्थ जो है वो माने गए हैं भारतीय दर्शन में, ठीक है ना। कितने पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। अगला प्रश्न, नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत है। नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत है, एक अति लघुत्तरीय का प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, जो कि मैंने लघुत्तरी वाला पार्ट जो कराया था उसमें यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ था नीति मीमांसा से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अगर आपने वहाँ पे पढ़ा होगा तो यहाँ पर क्लियर होगा कि नीति मीमांसा का प्रमुख सिद्धांत है। इसका प्रमुख सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, इसका प्रमुख सिद्धांत आपका सत्य भी आ जाता है, अहिंसा भी आ जाता है, सत्याग्रह भी आ जाता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी के साइड जा रहे हैं सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि कर्म योग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की है। कर्म योग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की है, किसने की है? श्री अरविंद घोष ने, स्वामी विवेकानंद ने, या महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि कर्म योग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या किसने की है? तो श्री अरविंद घोष ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, जबरदस्त क्वेश्श्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो आपको पता ही है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869, 1869 को। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है आपको, इसका ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न यहाँ पर होता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक एवं आद्य तीर्थकर थे महर्षि महिपतनाभि, श्री ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी। दोस्तों जल्दी से बताएंगे आप सभी साथी। जैन धर्म के प्रवर्तक एवं आद्य तीर्थकर की बारी बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आप जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो सभी साथी, जैसे आप लोगों ने हिंदी में दिया था कि हाँ भाई 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, 45 सही हुए थे, या फिर आपके 38 सही हुए थे, या 47 सही हुए थे, या 49 सही हुए थे, कितने सही हुए थे आप लोगों ने जैसे जवाब दिया था पिछले वीडियो में, ठीक उसी प्रकार से जैसे आज का सेशन खत्म होगा तुरंत ही आप लोग जाके और कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब जो है वो दे दीजिएगा कि आपके भी कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऋषभदेव, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विश्व भारती की स्थापना की है। विश्व भारती की स्थापना किसने की है दोस्तों? ये आपका बैच 2013 और 16 में पूछा भी गया दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको बताया, पहले ही से बता रखा है
कि प्रीवियस ईयर पे आप लोग ज़्यादा फोकस करके चला करेंगे। दोस्तों यहाँ क्या होता है कि कभी कभी अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते हैं। पीएनपी भी क्या करे, जैसे कि आपको पता है कि 4 सेमेस्टर जो आप 4 सेमेस्टर जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसमें जो इसके पेपर हैं वो पहले से बन चुके हैं, मतलब बन चुके हैं, इस टाइम पेपर बन चुके हैं, ठीक है। पीएनपी की तरफ से न्यूज़ आ रही है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों विश्व भारती की स्थापना की है महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। जल्दी से आप सभी साथी बताएंगे भाई राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका दोस्तों कि गांधी जी ने वकालत की परीक्षा कहाँ से पास की, यानी गांधी जी ने जो लॉ पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ा या उसकी परीक्षा कहाँ से उसने पास की है, उन्होंने कहाँ से पास की है, जापान से, इंग्लैंड से, भारत से या दक्षिण अफ्रीका से। राइट आंसर दोस्तों आपको पता है इंग्लैंड से उन्होंने लॉ किया था, और लॉ की परीक्षा जो है उन्होंने इंग्लैंड से ही प्राप्त की थी, उन्होंने परीक्षा वहाँ पर ही पास की थी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी था, सभी को पता है, बिल्कुल बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। क्या था दोस्तों, पुतलीबाई। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कि गांधी जी का जन्म हुआ था, थोड़ा सा आपको टाइम दिया जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करके एकदम सटीक आंसर दीजिएगा। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, बंगाल में, गुजरात में या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल भाई सभी को पता है यार, क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे, गुजरात हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न वेदों की संख्या है, इसका जवाब भी आपको कहाँ देना है दोस्तों, कमेंट में देना है। इसका जवाब को कमेंट में देना। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में बोलता हूँ इस वजह से, ताकि आप लोग कमेंट में भी अपना जो आंसर वगैरह है इसको मेंशन किया करें, और आप लोग मतलब ये भी लिख दिया करें कि हाँ कितने हमारे क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। तो ये चीज़ें आप लोग मेंशन कर दिया करें। इस वजह से मैं 2-3 क्वेश्चन जो है आपसे बीच बीच में पूछ लेता हूँ कि आप उनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें, ठीक है ना। तो इसका जवाब भी आपको कहाँ देना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि अंतरंग साधन है, अंतरंग साधन है धारणा, ध्यान, समाधि या ये सभी। अंतरंग साधन की बात की जा रही दोस्तों, अंतरंग साधन है धारणा, ध्यान, समाधि या ये सभी। बिल्कुल जितने भी साथी हमारे 14 नंबर का सर जा रहे हैं, धारणा, देखिए अंतरंग साधन यहाँ पर धारणा भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, समाधि भी हो जाएगा। तो इस वजह से सर हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रकार हैं, मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रकार हैं अहम रहित, अहम निहित, दोनों या इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर सी जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं दोनों, यानी अहम रहित और अहम निहित दोनों हो जाते हैं मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रकार, दोनों हो जाते हैं, चाहे वो अहम रहित हो या अहम निहित हो। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधियाँ निम्नलिखित हैं। अप्रत्यक्ष विधियों की यहाँ पर बात की जा रही है, पृथकीकरण, विश्लेषण तथा निर्णय या अवधान प्राप्ति की नियुक्ति या कार्य विधि में परिवर्तन। तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि की बात यहाँ पर की जा रही है कि तनाव कम करने के जो हमारी प्रत्यक्ष विधियाँ होती हैं और अप्रत्यक्ष विधियाँ होती हैं, तो अप्रत्यक्ष विधि इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी पृथकीकरण। पृथकीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जितने भी साथी दे रहे हैं राइट आंसर उन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या ये सभी। तो राइट आंसर तो आपको पता ही ना, ये सभी। क्योंकि दोस्तों जैविक तनाव भी होता है, मनोवैज्ञानिक टॉर्चर, मनोवैज्ञानिक तरीके से तनाव, और सामाजिक तनाव, समाज का तनाव जो होता है, मतलब तनाव के प्रकार हैं ये सभी हो जाएंगे, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, तीनों हो जाएंगे आपके तनाव के प्रकार। अष्टांग योग कितने अंग होते हैं, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है, अष्टांग 8 अंग, कितने होते हैं योग, 8 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करके हम लोग चले आएंगे, ए को लॉक करके हम लोग चले आएंगे। प्रैक्टिस आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, बस 1 मिनट। चलिए आप बताइए क्वेश्चन को, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया, गेट्स एवं अन्य के तनाव कम करने की विधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 1 भागों में। तो गेट्स एवं अन्य के तनाव कम करने की विधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वो 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में सर, 2 भागों में, पहला और दूसरा, 2 भागों में इसको विभाजित जो है वो किया गया है।
अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा प्रतिगमन। प्रतिगमन का अर्थ है, प्रतिगमन का क्या अर्थ होता है, प्रतिगमन किसे कहते हैं। किसी प्रकार से अगर आपका प्रश्न आता है, जवाब आपका एक ही होने वाला है। क्या होने वाला है इसमें देखिए, नियत व्यवहार को अपनाना, पूर्व व्यवहार को अपनाना, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पूर्व व्यवहार को अपनाना। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साइड जा रहे हैं सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिगमन का अर्थ होता है पूर्व व्यवहार को अपनाना, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि आशावादिता। आशावादिता एक घटक है। आशावादिता एक घटक है सकारात्मक सोच का, नकारात्मक सोच का, उपरोक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो सकारात्मक सोच का हो जाएगा या नकारात्मक सोच का हो जाएगा या दोनों का हो जाएगा, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, या फिर यहाँ पर ऑप्शन आपका रख सकता है ए व बी दोनों। तो आशावादिता क्या है, एक सकारात्मक सोच जो है, एक सकारात्मक सोच का एक घटक होता है आशावादिता, ठीक है ना। आशा लगा के बैठे मतलब सकारात्मक सोच है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन हैं। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन हैं। अष्टांग योग में कितने योग होते हैं, 8 होते हैं, और उसके जो प्रतिपादक हो जाएंगे वो महर्षि पतंजलि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, महर्षि पतंजलि हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि अष्टाध्यायी पर भाष्य ग्रंथ किसने लिखा है। अष्टाध्यायी पर भाष्य ग्रंथ जो है वो किसने लिखा दोस्तों। पतंजलि ने लिखा है, बाबा रामदेव ने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई अष्टाध्यायी की बात हो रही है यहाँ पर। अष्ट योग हो गया, अष्टाध्याय हो गया, अष्ट योग में कितने योग होते हैं, अंग कितने होते हैं, तो सभी पतंजलि के साइड चला जाएगा। सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे यहाँ पर। अब ये मत करिएगा कि अष्टाध्यायी पर भाषा ग्रंथ किसने लिखा, तो आप ये मत लगा दीजिएगा कि बाबा रामदेव, ठीक है ना। पतंजलि के छोड़िए आप बाबा रामदेव लगा दीजिए, नहीं, पतंजलि ने लिखा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, योग दर्शन के प्रेरणता हैं 2013, 16, 18। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग रट के ही चलिएगा। योग दर्शन कपिल महर्षि, या महर्षि कणाद, या महर्षि पतंजलि, या महर्षि विश्वामित्र। बिल्कुल, वेरी गुड। जितने भी साथी हमारे भाई जा रहे हैं महर्षि पतंजलि के साइड, ऑप्शन नंबर सी के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा हमारा, महर्षि पतंजलि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है प्राणायाम, आसन, विधि विधान या ध्यान। प्राणायाम, आसन, विधि विधान या ध्यान। बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे जा रहे हैं सर विधि विधान के साइड, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। विधि विधान जो है ये सम्मिलित इसमें नहीं है। बाकी अष्टांगिक योग में आपका मैंने 8 योग बताए थे आपको, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सभी हैं, लेकिन ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पर 26 होना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं, 26 यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आंसर दीजिएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको पता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था, पूरी डेट विद सन आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। काफ़ी बार ये आपको दोस्तों बताया जा चुका है, काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, सन 1920 में, 1923 में, 1929 में, या 1921 में। बिल्कुल भाई, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं 1920, जितने भी साथी हमारे 1920 आंसर दे रहे हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1920 में, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ये आपका 2018 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। 2018 4th सेमेस्टर पूछा गया क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। जनवरी 1945 में, 26 जनवरी 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945 या 26 दिसंबर 1945। जल्दी से आप सभी साथी बताएंगे। वेरी गुड। बिल्कुल भाई, जितने भी साथी हमारे आंसर दें 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1925 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 1 मिनट। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दोस्तों दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए जल्दी। 10 दिसंबर 1948 को
जारी मानवाधिकार घोषणा पत्र के अधिकारों के अधिकारों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों कितने श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है वो आपको बताना है। 3 श्रेणियों में, 7 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में या 2 श्रेणियों में? बिल्कुल भाई, जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं आंसर कितने श्रेणियों में, तो 3 श्रेणियों में उनको विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि साइमन कमीशन, नाम आपको पता होगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग है। लाई जाने वाली कितनी भाषाओं की संख्या है? 222, 220, 545 या 522? तो भाई साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या जो है वो 222 है। 222 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 222 यानी 222 भाषाएं हैं लगभग। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वैश्वीकरण जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जल्दी से बताना। बिल्कुल, ये सभी आपको बताया गया। एंथनी गिडेंस जो हैं, इन्होंने सबसे पहले वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डेमोक्रेसी जो पुस्तक है, आपको पता है ना, डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? डेमोक्रेसी एक पुस्तक भी है और यहाँ पर बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जो है वो किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है? किस भाषा के शब्दों से मिलकर जो है वो डेमोक्रेसी बना हुआ है दोस्तों, है ना? लैटिन भाषा, यूनानी भाषा, फ्रेंच भाषा या अंग्रेजी भाषा? तो डेमोक्रेसी जो है वो किस शब्द से मिलकर बना हुआ है दोस्तों? वो आपका बना हुआ यूनानी भाषा से, ठीक है ना? किस भाषा से दोस्तों? यूनानी भाषा से मिलकर के वो है बना हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो वो आपको पता है ये कितनी भाषाओं को सर? 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाएं आपको पता भी होंगी। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, एक बार आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, चूँकि दोस्तों ये वहाँ पर जो था वहाँ पर पूछा नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया कि हाँ भाई 2016 में पूछा भी गया है। तो 10 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है ना सर? 10 दिसंबर हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कि लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व? विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व? जी बिल्कुल, लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषाधिकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? विशेषाधिकार हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर हम लोग लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन आपको साइड में दिख नहीं रहा होगा। चलिए, आप दिख रहा है ना क्वेश्चन? आप सभी को दिख रहा है ना बराबर तरीके से? ओके, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन सुनिएगा, समझिएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली द्वारा किस दशक को विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया? 2016 में पूछा भी गया क्वेश्चन। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1981, 1990, 1991, 2000, 1 या 10 या 11 या 20? तो राइट आंसर दोस्तों जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं 2001 से लेकर के 2010, ऑप्शन नंबर सी उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूँकि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली जो हुई थी, वो असेंबली द्वारा किस दशक को विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय दशक जो घोषित किया गया वो 2001 से लेकर के और 2010 तक घोषित किया गया, ठीक है ना? अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख यहाँ पर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 1 मिनट, जी बिल्कुल, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों यहाँ पर कि लोकतंत्र, जो हमारा लोकतंत्र शासन है, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। ये कथन किसने कहा था? 2018 में पूछा गया है। लगभग आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। आप चाहे जो एग्ज़ाम देखें, चाहे जहाँ आप कंपटीशन में जाएँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको टीचर क्या बोलेगा? वहाँ पर सिर्फ आपको टीचर एक ही बात बोलेगा, भाई प्रीवियस ईयर ज़्यादा सॉल्व करेंगे आप लोग, प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग। चूँकि दोस्तों उनको पता होता है कि प्रीवियस ईयर जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो है वो थोड़े से मतलब एक ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। वो कहाँ का ऑप्शन है, शायद कॉपी पेस्ट हो गया ऐसा कुछ, ठीक है ना?
कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, जनता के लिए होता है। किसने कहा था दोस्तों? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी जा रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 से बाद 13 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। पहला यहाँ पर हो जाएगा कि 2002 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग में, कीनिया में, ब्राज़ील में, या फिर आपका स्टॉकहोम में? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी फटाफट अंदाज में बताएंगे दोस्तों। बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 2002 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए कितने सिद्धांत बताए गए हैं? कितने सिद्धांत दोस्तों बताए गए हैं? वे आपके 26 सिद्धांत बताए गए। कितने सिद्धांत सर बताए गए हैं? वो आपको 26 सिद्धांत जो हैं वो बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है यहाँ पर कि सतत विकास के आयाम हैं। सतत विकास के आयाम हैं, आर्थिक आयाम है, सामाजिक आयाम है, पर्यावरणीय आयाम है, या फिर ये सभी हैं? दोस्तों जल्दी से बताना है आप सभी साथी को। तो एक ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सतत विकास के आयाम आपका आर्थिक आयाम, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय, ये इससे पहले अभी क्वेश्चन ऊपर आया भी था, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल का नाम आपको पता होगा। ये प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया गया था? तो ये प्रोटोकॉल था दोस्तों, ये आपका 1997 में स्वीकार किया गया था। डेट में कन्फ्यूज़न हो सकता है, 11 अक्टूबर, दिसंबर में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि 1997 में बिल्कुल लास्ट मंथ में यानी दिसंबर में किया गया था। तारीख थी 11, ठीक है ना, 11 दिसंबर 1997। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन तो जहाँ वो आयोजित किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन, या बाली सम्मेलन, या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन जो था वो बाली सम्मेलन था। जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन प्रस्तुत किया गया था, वो कौन सा सम्मेलन था? वो बाली सम्मेलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया कि पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की गई। पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की स्थापना जो थी वो दोस्तों कब की गई थी? 1987, 1983, 1992, 1997। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1993, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी साथी दे रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उन सभी क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है, ठीक है ना। और अभी यहाँ पर थोड़ा लाइनिंग जो थी, मतलब नंबरिंग जो थी वो गड़बड़ हो गई है, लेकिन अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपसे मैंने कितने क्वेश्चन पुट किए हैं और कितने उसमें से कितने। जैसे अभी आपको पता है 50 मैंने बताया, लेकिन 50 की सीरीज़ नहीं था यहाँ पर, हो सकता है 1-2 कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उसमें से आपको बताना है कि हाँ कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि मृदा अपरदन के अनेक कारण हैं। मृदा अपरदन के अनेक कारण हैं। अत्यधिक चराई, वनों की कटाई, या कृषि के गलत तरीके, या ये सभी। तो मृदा अपरदन किसी प्रकार से हो सकती है। मृदा अपरदन मैंने सेकंड सेमेस्टर में आपको पूरा पढ़ाया था। अत्यधिक चराई के कारण जब क्या होता है, अत्यधिक चराई हो जाएगी, घास हट जाएगी, जब मिट्टी से घास हट जाएगी, ऊपर से बारिश होगी या पानी गिरेगा तो मिट्टी बहेगी, तो इस वजह से मृदा का अपरदन होगा। दूसरा यहाँ पर वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण भी होता है। वन की कटाई का सेम यही कारण होता है कि अभी क्या होता है कि जड़ें जो होती हैं उनको मिट्टी को कसे हुए होती हैं, वन कट जाएंगे, जड़ें उनकी ख़राब हो जाएंगे, तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होने लगेगा, वहाँ पर सीधे पानी गिरेगा, वो तभी मिट्टी का कटाव होगा। कृषि के गलत तरीके से, कृषि के गलत तरीके से भी ऐसा होता है, जैसे कि आपको पता है ना कि कृषि के गलत तरीके, बहुत से गलत तरीके होते हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी खेत है, पहाड़ी खेत में जो जुताई हुई उसकी, तो वहाँ पर भी क्या है, मिट्टी अगर किनारे से हम लोग बांधेंगे नहीं, या पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, या घास वगैरह नहीं रखेंगे, तो क्या होता है, मिट्टी धीरे धीरे बह के नीचे चले आएगी। सेम इसी प्रकार, इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी के साइड यहाँ पर चला जाएगा। अगला और 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कहता है कि पर्यावरण के अवक्रमण के क्या कारण है या के कारण हैं? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, शहरीकरण, ये दोनों, ये जैसा भी। देखिए पर्यावरण की बात की जा रही है तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी हो जाएगा और शहरीकरण भी हो जाएगा। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर जितने भी साथी लॉक कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है, रियो पृथ्वी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि कौन था? कपिल सिब्बल, PV नरसिंह राव, या किबथा किबवाना, या इनमें से कोई नहीं, या कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर PV नरसिंह राव थे। रियो पृथ्वी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि कौन था? तो कौन था दोस्तों? PV नरसिंह राव थे। कौन थे सर? PV नरसिंह राव।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि रियो सम्मेलन, नाम आपको पता होगा ना, रियो सम्मेलन में कितने देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रियो सम्मेलन में कितने देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो कितने देशों ने किए थे सर, वो देशों की संख्या जो थी 162 थी। 162 देश थे, 162 देश थे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों कि UNFCCC का तीसरा सम्मेलन हुआ था। जो तीसरा सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच है, ऑप्शन जो है मिसमैच हो गया, मतलब ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो जापान हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, जापान हो जाएगा। यानी कि तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था सर, जापान में हुआ था, ठीक है ना सर, कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। अगला और आज का लास्ट प्रश्न कि वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज़ नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिमरमैन ने, अरस्तु ने, रूसो ने या दुर्खीम ने। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो जिमरमैन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा सर, जिमरमैन हो जाएगा। यहाँ पर आज दोस्तों आपके कितने प्रश्न थे, आज आपके प्रश्नों की जो संख्या थी दोस्तों वो 49 थी। कितनी थी सर, 49 थे। चूँकि आपको पता है एक 25 क्वेश्चन का सेट था, एक 12 क्वेश्चन का सेट था, एक और 12 क्वेश्चन का सेट था, यानी 5 2 7 2 9 2 2 4 49 क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर दोस्तों 49 जो क्वेश्चन थे, 49 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 45 सही हुए हैं, 32 सही हुए हैं, 48 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आपको दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स वाले, उनका भी जवाब आपको देना है। देन आपको ये भी बताना है कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्त मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।